का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इतनी बुरी हार को आप पचा कैसे पा रहे हैं जो गुजरात में आपके साथ हटा है? जश्न किस बात का मन रहा है? मोदी मोदी किस बात का हो रहा है? जो इनकी हार गुजरात में हुई है उसे हार कहते हैं, तो तबाही कहते हैं। जनता तय करती है कौन मुकाबले में होगा, इतना घमंड ठीक नहीं है। राहुल गांधी नहीं जाते हैं वहाँ कांग्रेस जीत जाती है। चुनौती आम आदमी पार्टी मानते हैं या आज भी कांग्रेस आपके लिए चुनौती है? चमन में इख्तिलाफ है, रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम। अंगार हार उनको जिनकी सुल्हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक और देश के गृह मंत्री अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, इन दोनों का नतीजा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जादू बरकरार है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यानी बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। बीजेपी ने इस जीत में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 182 में से 156 सीट पर जोरदार जीत हासिल की, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, कांग्रेस भी रिकॉर्ड होल्डर है। कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है इतिहास में सबसे कम सीटें जीतकर, 17 सीटें जीतकर गुजरात में अपनी सबसे बुरी हार का रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के 44 उम्मीदवार तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, यह रिकॉर्ड बनाया है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार बनाने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, नया कीर्तिमान मचा दिया है। हिमाचल की सभी सीटों पर, यानी सभी 67 सीट्स पर, 68 सीटें कुल थी, वहां पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। सीएम पद के दावेदार इशुदान गढ़वी, जिनको केजरीवाल लिख के कह रहे थे चुनाव जीत जाएंगे, अपना चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली निकाली थी, वो भी अपना चुनाव हार गए हैं। उधर यूपी के रामपुर उपचुनाव में भी एक नया सियासी इतिहास बना है, रिकॉर्ड बना है। करीब 55% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इतना ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार इस सीट पर किसी बहुसंख्यक उम्मीदवार को जीत मिली है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या गुजरात के रिजल्ट में कोई बड़ा संदेश छुपा है? क्या हिमाचल के नतीजे में कोई बड़ा संदेश छुपा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये नतीजे 2024 का बड़ा ट्रेलर है। अगले 1 घंटे जनता जनार्दन के बीच से इसी पर होगा सबसे बड़ा सियासी मंथन। पीएम मोदी की 30 रैलियां और रोड शो। अमित शाह का गुजरात में माइक्रो मैनेजमेंट। और नतीजा सामने। बीजेपी ने गुजरात में जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया इतिहास रच दिया है। 182 में से 156 सीटें जीत ली, वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई। आईबी रिपोर्ट के नाम पर जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी महज 5 सीटें जीत पाई। कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है। उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। उधर हिमाचल में सियासत का रिवाज कायम रहा और सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई। 68 में 40 सीटें कांग्रेस को मिली, तो वहीं बीजेपी को 25 सीट मिली और मात्र 1% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी 0 पर आउट हो गई।
अब जरा जीत के बड़े बड़े दावे करने वालों का ये रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के 128 उम्मीदवार और कांग्रेस के 44 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। और हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी की ऐसी दुर्दशा हुई कि 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उधर उपचुनाव में आजम खान के गढ़ रामपुर में बड़ा खेल हो गया। 1980 में आजम खान की रामपुर में एंट्री हुई। इसके बाद पहली बार रामपुर शहर विधानसभा सीट से बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीता है। पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, कोई मोहब्बत नहीं करता, हर कोई को मोहब्बत तुम्हारे वोटों से है। लेकिन सवाल है कि क्या इन नतीजों में 2024 के रण का भी कोई बड़ा संदेश छिपा है? आज आर पार की इलेक्शन स्पेशल डिबेट इसी मुद्दे पर होगी। 2022 का जना देखें, 2024 के लिए संदेश। और आज की इस चर्चा में मेरे साथ कई मेहमान हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुजरात में थे लंबे अरसे तक। आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। राधिका खेड़ा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है, आज अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगी। कुलदीप कुमार है, विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। साथ ही शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। आलोक वत्स है, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से शिवम और आलोक का अभिनंदन करिए। सैयद जावाद राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। संजीव कौशिक, आपका अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व में अब नतीजे हम सबके सामने हैं। राधिका जी, शुरुआत आपसे करते हैं। हिमाचल में रिवाज तो नहीं बदला, यानी सरकार बदल गई और कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन सिर फटौवल हो रहा है, इस पर मैं नहीं आऊंगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस पर मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गुजरात में जो आपका हश्र हुआ, या फिर कहूं और दिल्ली एमसीडी में जो आपका हश्र हुआ, उसको आप कैसे देखते? सबसे पहले तो हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें मौका दिया उनकी सेवा करने का। और दिल्ली और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद, उन्होंने जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई। इनको खासकर, किनको तो प्रचंड बहुमत मिली, एक बार फिर गुजरात की जनता ने इनको मौका दिया। और कूड़े की राजनीति करने वालों को भी एक बार मौका मिला, बहुत बहुत बधाई। कल शाम से आप देख रहे थे, बड़े विजुअल्स आ रहे थे और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में आए। ऐसा भव्य आयोजन हुआ था जो जब राम मंदिर की स्थापना हुई, नया राम मंदिर बनने की, तब भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। तो कल शाम से ना मैं बार बार एक गाना गुनगुना रही हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ा ट्यून से बाहर रहती हूँ, पर 2 लाइन गाऊंगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। और ये क्यों आया, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है। हम तो 0 से 1 पे आ गए, ये तो 3 से 1 पे आ गए जी। ये तो बाय इलेक्शन भी हार गए। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या जहां पे इन्होंने नफरत की खेती करी, उत्तर प्रदेश का वो बाय इलेक्शन जहां पे इन्हीं का आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि उनका नाम दंगों में आया, वहां का भी ये चुनाव हारे। तो ये जश्न किस बात का मन रहा है? मोदी मोदी किस बात का हो रहा है? वही मोदी जी ना जिन्होंने हिमाचल में जाके कहा था कि आप जो भी बटन दबाएंगे वो वोट सीधा मुझे आएगा दिल्ली में और डबल इंजन की सरकार चलेगी। हिमाचल की जनता ने और दिल्ली की जनता ने क्या कहा मोदी जी को? चलिए चलिए, हमें नहीं चाहिए आपकी डबल इंजन की सरकार, क्योंकि आपने हमारी देश को बर्बाद कर दिया। मानती हूं गुजरात में इनको प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले, नफरत की खेती करने वाले कब तक इस पौधे को और पानी देते रहेंगे? एक ना एक दिन तो नफरत का अंत होगा और जल्द होगा। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी, काफी गाने याद आ रहे हैं, काफी टीस याद आ रही है, राम मंदिर भी याद आ रहा है। क्या कोई गम है जिसको भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर ये वो जलवा है भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक आजादी के बाद कोई नहीं कायम कर पाया गुजरात के अंदर? और ये हार्ड फैक्ट है, 156 सीटें आज तक किसी की नहीं आई। देखिए, चुनावों के जो परिणाम आए हैं उसमें तीनों पार्टियों के लिए एक संदेश है। हम मामूली अंतर से हिमाचल हार गए, 0.9% वोट का अंतर है और हम हार गए, कोई बात नहीं, 40 और 25। एमसीडी में हम हारे हैं, मगर जो हमारी हार है 1% वोट हमारा बढ़ा है, 12% वोट इनका कम हुआ। पर जो हमारी हार हुई है एमसीडी में और हिमाचल में, वो उस श्रेणी की है जिसे कहते हैं राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। मगर जो इनकी हार गुजरात में हुई है उसे हार कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। जो इनकी हालात
हिमाचल में हुए हैं कि सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त, उसे तबाही कहते हैं। तो वो वाली हार नहीं है जो होती रहती है, वो वाली हार है जो पता नहीं कभी कभी पीढ़ियों में एक आध बार होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो दोनों पार्टियों ने एक न एक जगह तबाही का मंजर देखा है, मगर हमने गुजरात में इतिहास बनाया है और मामूली अंतर से हिमाचल को गंवाया है। हां, जहां तक यह बात है, गुजरात की यदि हम ऐतिहासिक विजय की बात कहें जी, और एक कि गुजरात में मोदी जी के सीएम बनने के बाद से लेकर उत्तरोत्तर सरकारों ने जो काम किया था, उसके बाद मोदी जी के मार्गदर्शन में जो काम हुआ, गुजरात का विकास, गरीबों के लिए जन कल्याण के कार्य और गुजरात की अस्मिता। और मैं ये कहूंगा कि इसमें एक विश्लेषण कहता हूं कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद ये गुजरात का पहला चुनाव था जो सहज स्थिति में था, क्योंकि 2017 में पाटीदार आंदोलन और जीएसटी के कारण एक असहज परिस्थिति थी। सहज स्थिति में चुनाव हुआ और गुजरात की जनता ने सहज अभिव्यक्ति की। मोदी जी का अपना राज्य था, गृह मंत्री जी का गृह राज्य था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उनके बारे में कटुता, घृणा, अवमानना, रावण, औकात, सब कुछ बोला। अब जनता ने दिखा दिया किसकी क्या औकात थी। तो मोदी जी के लिए ये लोग फूलों का हार लेके नहीं आए थे, अंगारों का हार लेके आए थे। मगर मोदी जी उस मिट्टी के बने हैं जिनके लिए एक पंक्ति कहता हूं, अंगार हार उनको जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। वो उन्होंने गुजरात में किया। और अंत में एक लाइन, एक लाइन कह दूं, उन्होंने जो गीत गाया था, अब एमसीडी और गुजरात के बाद यदि गीत गाएं तो मुझे लगता है इनके लिए वो पंक्ति चरितार्थ होती है, आग लगड़े हमरी झोपड़िया में हम गाएं मल्हार। जी ठीक है, मैं राधिका आपको मौका दूंगा, लेकिन आईबी की रिपोर्ट का इंतजार देश की जनता कर रही है। वो आईबी की रिपोर्ट क्या है? आपके एक विधायक ने बोला वो तो हमारा इंटरनल यूनिट है कोई, वो आईबी है हमारी। मतलब एक होता ही एक श्रेणी होती है जिसके अंदर आप चुनाव में एक दावा कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए चुनावी बात थी। एक श्रेणी वो होती है जिसके अंदर आप उस झूठ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि देश की जनता ने आपको इस बार, यानी प्रदेशों की जनता ने आईना दिखाया है? हिमाचल में जमानत जब्त, गुजरात में जमानत जब्त, सीएम कैंडिडेट जिसको लिखा हुआ बता रहे थे जीत रहा है, और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी, गोपाल इटालिया, वो अपना चुनाव खुद हार गए। देखिए अमीश भाई, तो मोदी से टकराने का असर तो आपको भी पता लगा। अमीश भाई पूरे विस्तार में आपने बता दिया। देखिए गुजरात प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, गुजरात अमित शाह जी का गढ़ है, और उस गढ़ के अंदर एक 10 साल पुरानी पार्टी जो 10 साल पहले खड़ी हुई थी, वो पार्टी वहां पर 13% वोट लेके जाती है। वो पार्टी वहां 5 विधायक लेके आती है। वो पार्टी वहां 35 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहती है। ये आम आदमी पार्टी का जलवा है, अरविंद केजरीवाल जलवा है कि एक पार्टी जो 10 साल पहले खड़ी हुई थी, मैं भाजपा का इतिहास बताना शुरू करूंगा, कांग्रेस का इतिहास शुरू करूंगा, इनको पता लगेगा कितने कितने साल में 2 सीट तक अटके रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से गुजरात में 13% वोट लिया। अभी सुधांशु जी खड़े हुए हैं, ये इतने खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हिमाचल से निकल गए। हिमाचल में सरकार थी इनकी, उसमें जश्न में डूबे हुए हैं। एमसीडी के अंदर 15 साल से ये सत्ता में बैठे हुए थे, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। काय बात का जश्न मन रहा है कि हिमाचल चले गए इस बात का, या दिल्ली चले गए इस बात का? लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी दिखा दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी ये मोदी जी की बार बार करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनके फोटो लगा के, उनकी पोस्टर लगा के दिल्ली की गलियों में कहा गया था चुनाव पार्षद चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। तो ये हार मोदी जी की हार है। दिल्ली के अंदर जो हार हुई है वो मोदी जी की हार हुई है, और दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर गंदी राजनीति करेगी, गाली गलौज की राजनीति करेगी, झूठ की राजनीति करेगी, तो दिल्ली के लोग, देश के लोग इनको आईना दिखाने का काम फिर मैं राधिका आपके पास आता हूं। सुधांशु, देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो आपने आईबी रिपोर्ट की बात कही, तो शायद इनका जो खुफिया अफसर था वो वैसा था जैसे शोले फिल्म में आपने देखा ना, केस्टो मुखर्जी जो था उसने जाके असरानी को बता दिया था कि जेल में आज ये होने वाला है। तो वैसे ही कोई खुफिया अफसर रहा होगा जिसने जाके इनको बताया होगा, जिसका नाम आज ये बताने की स्थिति में नहीं है। जहां तक ये बात आम आदमी पार्टी, कई लोगों ने कही कि साहब आम आदमी पार्टी को सत्ता इतनी जल्दी मिली, बिल्कुल मिले रहे। आपको तो पहले साल में मिल गई 6 महीने के अंदर, क्योंकि कांग्रेस से लिखित में समर्थन मांग लिया था और हमने पीढ़ियां लगाई और समाज बदलने के बाद इन्होंने पीडीपी से मांग लिया। अरे भाई, हमने सत्ता में आने में, इन्होंने कहा ना समय, बिल्कुल समय लगा। हम मूल्य सिद्धांतों के साथ राजनीति को बदलते हुए सत्ता में आना चाहते थे, और आपने पहले स्टेज पे कंप्रोमाइज किया था, इस कारण से। लेकिन सुधांशु, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है जिसका मैंने आकलन करा है, क्योंकि मैंने इनका जब अन्ना आंदोलन था तब से कवर करा है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस उस विचारधारा के इर्द गिर्द चलती है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जिसकी भारतीय जनता पार्टी इर्द गिर्द चलती है। आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी विचारधारा नहीं है। नहीं, एक सेकेंड देखिए, ये राम के भी हैं, हो जाते हैं, और हमने देखा है ये मौके पर सारे चौके मार भी लेते हैं, और उसके बाद मुफ्त की ताल ठोक कर ये जनता से वोटों का माल भी बटोर लेते हैं। तो आपको लगता नहीं है ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, जो आप दोनों के लिए दिक्कत की बात हो रही है, और बीजेपी के लिए इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात है कि ये राम और कृष्ण की भी बात कर लेते हैं और अमनतुल्लाह खान को भी साथ में रख लेते हैं। आपके लिए दिक्कत की बात ये है? देखिए, ये राजनीति जो करते हैं इनकी बड़ी बेहतरीन विचारधारा है। इनका गुजरात का अध्यक्ष गोपाल इटालिया कहता है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथा में मत जाओ, कथा वाचकों के पास मत जाओ, देवी देवताओं के पास को चढ़ावा मत चढ़ाओ। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय संयोजक आके कहते हैं सुबह ट्वीट करके कि मैं 11 बजे बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और कहते हैं कि नोट के ऊपर भगवान का स्थान लाओ। ये दो चेहरे, ऐसी अद्भुत राजनीति आपने नहीं देखी होगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ कंस की औलादों को सबक सिखाने के लिए। ये नहीं कह रहे मैं कृष्ण का भक्त हूं। सुनिए, और अभी इनसे पूछिए कि कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर वो औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए तो नहीं, तो अगल बगल बगले झांकने लगेंगे। और तो और औरंगजेब के नाम की जब रोड हमने बदली थी तो यही अमानतुल्लाह खां जो आज विधायक हैं, उस समय सभासद थे, आके छाती तो पीटे कैसे थे। डील करिएगा इनसे? नहीं, हमें डील करने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है। चेहरों पे चले हुए चेहरों को बहुत आसानी से वो पहचानने लगे हैं कि चेहरे के पीछे का चेहरा क्या है। और एक बात कहूं, आज तक कहते थे हमें पूर्ण राज्य नहीं मिला, पंजाब मिला है पूर्ण राज्य। देखिए आज क्या स्थिति हो गई। ठीक है, जैसे ही आए, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज अखबार में है कि 68 से अधिक लोगों को फिरौती के कॉल आए, 3 लोगों की हत्या हो गई। मतलब एक जमाने में कहते थे उड़ता पंजाब, अब है डरता पंजाब। जी एमसीडी में इनके चुनाव का विश्लेषण किया। जो कांग्रेस का एक झुग्गी का बड़ा वोट बैंक होता था, जिसमें हम मान सकते हैं कि वो जो बड़ा ज्यादा शिक्षित वर्ग नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा प्रेरित है। अगर आप अनुमति दें तो एक लाइन और कह दूं। वो वोट इनके पास आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान बनेगा। मैं आपका जवाब लूंगा, आगे आपका जवाब लूंगा। कुलदीप जी 30 सेकंड, फिर राधिका जी। देखिए, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास ना झूठ के अलावा कुछ नहीं है। क्या झूठ परोसने का काम है कि औरंगजेब का नाम रख रहे थे, अमरतुल्लाह खान ने विरोध कर दिया। सुनिए, बिल्कुल मैं आपके चैनल में बिल्कुल कह रहा हूं। दूसरी बात यह कि इनका केवल झूठ परोसने का काम है। इन्होंने दिल्ली में परोसा झूठ कि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर लिया। सीबीआई की चार्जशीट आई, उसमें मनीष सिसोदिया नाम नहीं था। इन्होंने माफी मांगी, आज तक नहीं मांगी, उसमें नाम था। ये कहते हैं मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया है। इनके दिल्ली के लोगों ने इनको दिखा दिया, आईना दिखा दिया। खूब झूठ फैलाया दिल्ली के अंदर, मस्जिद के बारे में बोला, सबके बारे में बोला, लेकिन दिखाया नहीं दिल्ली के लोगों ने। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को, 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। कुलदीप भाई देखिए, अब आज हम चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अगले चुनाव जब आएंगे तो फिर आप रस्साकशी हम करेंगे। आप लोग अपनी तीनों पार्टियां अपनी बात रखोगे। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप 12 बजे तक जब नतीजे आ रहे थे, 12 बजे तक एक आम आदमी पार्टी का नेता बाहर निकल के ये नहीं कह रहा था कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, क्योंकि वो क्लोज कंटेस्ट था। और उस क्लोज कंटेस्ट के अंदर मैं आपके चैनल में बैठा हुआ था, क्लोज कंटेस्ट के अंदर आप क्लोज कंटेस्ट था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल डिनाई करता हूं। सौरभ भारद्वाज प्रेस क्लोज कंटेस्ट था। उन्होंने कहा दिल्ली में मेयर हमारा बन रहा है, दिल्ली में हम सरकार बिल्कुल बने भाई मेयर। हमने कहा 34 सीटें आज हमारी दिल्ली की एमसीडी में आई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो झूठ दिल्ली की गलियों में फैलाया था, ये कहा था कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया, उस घोटाले का क्या हुआ? माफी मांगेंगे? ठीक है, राधिका मांगेंगे। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम तो कल अनाउंस होने जा रहा है। इतने दिन हो गए, मेयर बताया नहीं कौन हो रहा है मेयर। बता देते हैं, वो भी बता देंगे, चुनाव होने दीजिए, बता देंगे। ठीक है, देखिए मेयर ही बता देंगे। जी। लेकिन इस समय की बड़ी स्टोरी ये है कि हिमाचल के अंदर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया है, जो कि इस समय की बड़ी स्टोरी है। और हंगामा इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री उनको बनना है। उनके सपुत्र कह चुके हैं कि पापा की वजह से हम जीत के आए हैं, यानी राजा वीरभद्र सिंह की वजह से हम जीत कर आए हैं और मम्मा सीएम बनेंगी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, ये ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, और उनका मानना था कि अगर हम हिमाचल जीत गए तो सीएम बनाना हमारे लिए अब सिरदर्दी होगी। क्यों होगी? बिल्कुल क्यों होगी? वो देखिए पीछे सिरदर्दी देखिए।
सिरदर्दी देखिए पीछे आप। देखिए मैं बता रही हूँ, अब इतने सारे लोग हैं, रास्ता रोक दिया, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, हर जने को इस पार्टी में हक है। अब हम ऐसे तो है नहीं ना कि अनुराग ठाकुर जी आंसू बहाए, और वहां पे भी कितना बुरा हाल हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, सबने देखा। विश्व प्रसिद्ध, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, देश की जनता समझदार हो रही है। इसलिए जब मोदी जी ने अपने ही पूर्व विधायक को, जिसकी टिकट काटी, फोन करके कहा आप मेरे पे विश्वास रखिए, अपने तो विश्वास रख नहीं रहे, देश की जनता भी समझदार हो रही है, इसलिए हिमाचल से भी बाय बाय हो गया और दिल्ली एमसीडी से भी बाय बाय हो गया। वो देखिए आपके लिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें देख लीजिए शक्ति प्रदर्शन वाली, सारे एक्सपर्ट भी जरूर देखेंगे, निवेदन है जरा। फिर बात आती है, इन्होंने कहा झूठ 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 की बात कर रहे थे कि बाकी लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा एक कागज लेके बहुत फोटो वायरल हो रही है केजरीवाल साहब की, ऐसी ही हैंडराइटिंग थी, ऐसा ही एक साइन हुआ था, मैं भी बैठ के नकल ही कर रही थी। लिखा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार ईसूदन जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी समथिंग समथिंग भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अच्छा, हिमाचल में भी ऐसे ही कुछ कर लिया, अजब गजब वादे किए थे। लेकिन ये गुजरात में इतना फर्क क्यों पड़ा, आपको पता है अमीश जी? इन लोगों का समझौता हुआ, क्योंकि इनका नाम इन्होंने सीबीआई की चार्जशीट से सुबह शाम गाली दे रहे थे। मैं तो नहीं मानती कि सुधांशु जी भी जब इस इल्जाम लगा रहे थे मनीष सिसोदिया के ऊपर, बहुत जांच पड़ताल करके सबूत होंगे तभी तो इल्जाम लगाया होगा। मोदी जी की पार्टी की ऐसी हवा में इल्जाम लगाती है। इनकी सीटें इनकी वजह से आई है। इन्होंने कहा, लेकिन इनका वोट शेयर नोट कर लीजिए पहले आप। इन्होंने कहा कि नफरत की खेती जो हम करते रहते हैं, छोटे रिचार्ज को बुलाया, आइए वही चीज आप आके गुजरात में करके दिखाइए, और वही नफरत की खेती करते हैं। पप्पू को तो नहीं बुलाया ना? पप्पू को जानते नहीं आप? जानते हैं, आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, आलू सोना बनाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते, इतना झूठ नहीं परोस सकते, इतना झूठ का परोसना नहीं आता। पप्पू नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज 10 साल पुरानी पार्टी अमीश जी अगर आज यहाँ आ चुकी है, इनकी हालत देखिए, 17 सीटें गुजरात में इनके पास आई है, ये दावा क्या क्या करती है? एमसीडी में 0 सीटें आ रही है, दिल्ली में 0 सीटें इनकी आ रही है। 30 सेकंड दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 बहस आज जिसमें हम खड़े हुए हैं, वो इनका झूठ का पुलिंदा एक बार और खोलेंगे, दिखाइए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ऐसा भाषण दिया था, उसी को राहुल जी ने जब रिपीट करके कहा कि मोदी जी तो ऐसा कहते हैं इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, और उसको इन्होंने तोड़ मोड़ा। ये छोटा रिचार्ज है, बड़ा रिचार्ज, छोटे रिचार्ज है क्या राहुल जी मोदी जी के? सुधांशु मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव होता है विदेश से मौज उड़ा देते हैं, मेरी गलती है। चुनाव एक सेकंड उड़ाते गलती हमारी है। चैनल नंबर 1 है, एक सेकंड नंबर 1 है। मैं संसद सदस्य के नाते कहता हूं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। जनता समझदार है, स्वयं समझ लेती। जी फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आर पार में ये बड़ी चर्चा जारी है, क्योंकि आज हम न्यूज 18 के आर पार में जनता जनार्दन के बीच से ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मूल सवाल उठा रहे हैं कि इस जनादेश का क्या संदेश है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आर पार में। तुम हो तो क्या तुम हो, हम है तो क्या हम है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक हो आपको। अरे वो ऐसी खूबसूरती दिखेगी 24 आने से पहले एक विपक्ष के अंदर, जानते क्या दिखेगा? एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। लखनऊ विश्वविद्यालय में मामूली बात पर छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद, 2 आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया गया। बिहार के कटिहार में पीट कर महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के हरदोई में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का वीडियो आया सामने, महिला की रिश्तेदार पर पीटने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। पटना के बाढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, गैस रिसाव की वजह से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, और इस दौर में एक्सपर्ट्स के जोरदार सवाल होंगे और हमारे पैनलिस्ट के जवाब होंगे, यानी एनालिस्ट के जोरदार सवाल होंगे, और पब्लिक यानी देश का युवा भी सवाल पूछेगा इस दौर में। शिवम त्यागी, आपने भी विश्लेषण किया होगा इन चुनावों का। गुजरात में जो सरकार बनी है, वहां पर जब शुरुआत में 1995 में सरकार बनी थी 127 सीटें थी। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास 156 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं बिहार की, 123 सीटों वाले नीतीश कुमार 2005 से 2022 तक आते आते 43 सीटों पर आ गए हैं। 27 साल बाद भी एक नेता का इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट है, और एक आदमी
52 में से 41 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी ये कह दें कि ये इतना बड़ा किस बात का सम्मान दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है आपका विश्लेषण गलत है। नो डाउट, बहुत अच्छा, आपको मुबारक, मोदी जी ने पूरा जीता। अरे रामपुर भी जीत गए, रामपुर भी जीत गए सर। सब वो वीडियो चला दीजिए, रामपुर में क्या हुआ, दूसरी चीज में बात कर रहा हूँ। कौन सा वीडियो रामपुर का कौन सा वीडियो? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा फेस है, होम ग्राउंड में बहुत अच्छा उन्होंने खेला। अगर ये कहा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जीत का सेहरा है, तो हार का सेहरा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के सर पे बनेगा या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनेगा, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा एक तो बताइए, रामपुर पे रामपुर की जीत पर आपका क्या कहना है? सही है, जब आप एक सेकंड सवाल जो पूछो सुनो आप जी। रामपुर पर आपको क्या लगता है? नहीं, रामपुर के ऊपर तो सर अभी कोर्ट के अंदर मामला गया, तो क्या कोर्ट में क्या मामला? देख लीजिए क्या कोर्ट में मामला क्या? बीजेपी की जीत हुई है, आप कह रहे हैं कोर्ट में मामला गया है? अरे देख लीजिए किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या हुआ है। मैनपुरी में जीत भी गलत है। पूरा प्रशासन एक तरफ, खतौली हारे नहीं, आप हारे नहीं। तो फिर ये बड़ा अच्छा है, ये विश्लेषण कितना बढ़िया है। एक सेकंड, ये विश्लेषण कितना बढ़िया है कि ये विश्लेषण कितना बढ़िया है सैयद बाबू का। अब बैठिए, सुना मैंने। अब ये कितना बड़ा, एक सेकंड, उसके बारे में बोलूंगा सर। क्या एक तरफा हुआ है सर, चुनाव जिस तरीके से निष्पक्ष नहीं हुआ उसके बारे में लगातार आजम खान साहब बोलते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। पुलिस किस तरीके से घरों में गई, क्या हुआ, वो सारी वीडियो मौजूद। अब आपने अपनी बात, इंटरेस्टिंग बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 उपचुनाव होते हैं और खतौली के अंदर समाजवादी पार्टी जीतती है, तो प्रशासन बिल्कुल सही था। सुनिए, मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी जीतती है और मुलायम सिंह यादव से बड़ी जीत डिंपल यादव दर्ज करती हैं। प्रशासन सही था, लेकिन जहां हारते हैं वहां कहते हैं कि प्रशासन गलत था। पॉइंट ये है व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, स्कूल के अंदर बच्चे होते थे, कॉलोनी के अंदर बच्चे होते थे, जब वो बॉल पे छक्का मार लेते थे या चौका मार लेते थे तो कहते थे कि बॉल सही है। जब आउट होते थे तो बोलते थे ये नो बॉल है, ये वाइट बॉल है, और बल्ला और किल्ली उठा के चल लेते थे अगले मोहल्ले में। पॉइंट ये है आप लोगों का। देखिए अंतर क्या है, उनकी गलती नहीं है। अरे ये सहन करो, 55 मुसलमानों ने बीजेपी को वोट डाला है, उनकी गलती नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जब आजम खान जी के जमाने में रामपुर में उनको वो पुराना एक्सपीरियंस होगा ना, पुलिस उनकी भैंस को ढूंढने के लिए लगी रहती थी। अब क्या हो गया है कि पुलिस उनके सांडों के पीछे पड़ गई, तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि पुलिस ने ज्यादती कर दी है, तो उनका अनुभव अपनी जगह ठीक है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने पूछा था हार का सेहरा। अरे जनाब, पहले मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीत गई हिमाचल में, पर इसका श्रेय किसको है? प्रियंका जी की उपस्थिति को, या राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति को, या किसी विशेष परिस्थिति को? और अभी तो ये बता दीजिए, ये जीत का सेहरा किसके सर पे सजेगा? प्रतिभा जी के ऊपर, विक्रमादित्य जी के ऊपर, सुक्खू जी के ऊपर, कि मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर? और राधिका जी ने कहा ये सब आंतरिक लोकतंत्र है, किसी के नहीं। जैसे आपने कहा कुछ कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है अरे साहब विपक्ष में थे तो कम से कम इज्जत बची हुई थी, तो सत्ता में आके ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। एक लाइन में कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए हिमाचल में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। अब मान लीजिए ये कह रहे होंगे मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, ये रश के जन्नत मुझे रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था ऐ मेरे परवरदिगार। जी एक सवाल। देखिए, रिकॉर्ड यहां बना है, रिकॉर्ड वहां बना है, तो रिकॉर्ड आपका भी बना है, और उस रिकॉर्ड की मैं आपको बधाई नहीं दे सकता क्योंकि वो हार का रिकॉर्ड है। वो हार का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि शायद दशकों में उसको कोई तोड़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि जब आप प्रचार कर रहे थे, जब आप चुनाव में थे, क्योंकि आप खुद गुजरात जाती थी, इस तरह का हश्र होने वाला था, आपको लग रहा था, या फिर आपको लग रहा है कि यह सरप्राइज हो गया आपके लिए, और या फिर इसीलिए राहुल गांधी बच बचा के निकल रहे थे वहां से? अब 2-3 बातों का जवाब दे देती हूँ। ये कहते हैं हम लड़े नहीं, अरे आप मोदी जी की बात तो सुनिए। मोदी जी को वहां पे जाके बैठना पड़ा, सुबह से शाम मोदी जी और शाह साहब गुजरात में बैठ गए, 2 रेवड़ियों सिलेंडर, 2 घर सिलेंडर पहुंचाने का रेवड़ी देनी पड़ी, फ्री। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ध्यान रखिए कांग्रेस घर घर में है। तो पहले आप तय करिए आप मोदी जी की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बार बार जश्न हो रहा है। बहुत आसानी से ये इधर गिधर करते हुए निकल गए जब उन्होंने बोला कि ये हार की जिम्मेदारी किस पे होगी। आप देखिए जो ये उपचुनाव के रिजल्ट आए, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, राजस्थान के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, खतौली के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। आपका क्या हाल है खतौली में? तो भाई पहले 3 तो हमारे ही है, वो भी तो बोलिए, ये भी तो बोलिए ना। छत्तीसगढ़ में आपका हाल, एमसीडी में क्या हाल है? बोलिए हिमाचल में जहां मुझे एमसीडी में आपका क्या हाल है?
एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? एमसीडी बिल्कुल नहीं, सवाल उनके बीच में बोलो। एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? तो बोलने तो दीजिए। अच्छा, कितनी सीटें आई हैं? अच्छा, एमसीडी में कितनी सीटें हैं? जैसी मैं बोल रही हूँ, आई उड़ीसा पे, सारी बोला आपने, सारा कुछ बोला। ये बार-बार मुझे टोके। अरे आपने खतौली का नाम लिया। खतौली में मैंने पूछा आपके कितने आई है? गुजरात कितनी आई है? आपके कितने वोट आए खतौली में? यूपी का एक उपचुनाव। एमसीडी में कितने वोट है? सुनिए ना, एमसीडी में बताइए ना। आप बताइए, वो 3 से 1 पे आ गए, कुछ नहीं है। हम 0 से 1 पे आ गए, बताइए कितने वोट मिले, बताइए कितने वोट मिले। अरे कोई मजाक हो रहा है? मैं गिनवा रही हूँ कि इनकी हार कहाँ हुई, तो बोल रहे आप बताइए आपको यहाँ कितने वोट मिले। अरे उनसे पूछे ना, मोदी जी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, अब नाराज ना हो। राधिका जी, आप नाराज ना हो, अब नाराज ना हो। पोक्सो एक्यूज रेपिस्ट। अरे भाई एक सेकंड, मैं पब्लिक के सवाल भी ले लेता हूँ। अच्छा राधिका जी, आप नाराज ना हो, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। अरे क्यों नाराज ना हो? अरे आपको नाराज है आप? बिल्कुल मुझे टोकेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं टोक। अच्छा आप कितना बोलना चाहते हैं? आप कितना देखिए, कितनी देर आप बोलना चाहती है? मैं टाइमर लगा देता हूँ। 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड बोलना चाहती है मैडम। मैडम के लिए जोरदार ताली। और 30 सेकंड बोलना चाहती है। आप अपने फोन पे टाइमर लगा लो, जब 30 सेकंड हो जाए तो आप बोल देना। आप 40 सेकंड दो मैडम को, 40 सेकंड दिए, बोलिए। बस इतना बताइए, जब हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खतौली, उड़ीसा और मैनपुरी में इनकी हार होती है, तो क्यों मोदी जी पे वो ठीकरा नहीं फूटता? क्यों सिर्फ जब गुजरात या बिहार में ये जीतते हैं तब क्यों सिर्फ वाह वाह मोदी मोदी होता है, जब बाकी जनता ने मोदी जी को कहा चलिए हमें आपकी डबल इंजन की सरकार हिमाचल में नहीं चाहिए, आपकी कूड़े की राजनीति हमें दिल्ली में नहीं चाहिए, तो उनसे बोलिए ना क्यों वो ठीकरा मोदी जी पे नहीं फूटता? जीत तो मोदी मोदी, हार तो जेपी नड्डा। क्यों भाई? ठीक है, एक अब आपने बोला आपको 30 सेकंड चाहिए, हमने 40 सेकंड आपको दे दिए। अब तो बता दीजिए एमसीडी में कितनी सीटें आई आपकी? जी इनसे पूछे जीत किसकी हिमाचल में, बताया नहीं? कांग्रेस पार्टी की नहीं, हर प्रियंका कार्यकर्ता की, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत हुई है और हिमाचल की जनता की जीत हुई है, जिनके पास एक हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री था जिसने हिमाचल को बेरोजगारी की तरफ ले गया। अब राधिका जी सुन लीजिए। प्रतिभा सिंह जी ने कहा है जीत वीरभद्र जी के परिवार की हुई है, उनके बेटे ने कहा है जीत पापा की है। ये कह रही कांग्रेस की, अब आपकी बात मानूं या उनकी बात मानूं, बताइए ना। नहीं पर विक्रमादित्य कह रहे हैं कि पापा की वजह से जीते, मम्मा को सीएम बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए उनको माने मैं आपको? फिर रिपीट करती हूँ, मैंने कहा कांग्रेस की हर कार्यकर्ता की जीत है। जी। वीरभद्र सिंह जी भी कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, उनके बेटे भी कार्यकर्ता है और प्रतिभा सिंह जी भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, तो सभी की जीत है। हमने कब मना किया? और हम ये भी कहते हैं कि सभी की हार है। आप बोल के दिखाइए। राहुल जी के, बीजेपी कह रही है राहुल जी के ना जाने का काफी फायदा हुआ है हिमाचल में। अच्छा राहुल जी गए थे हिमाचल? अब ये बात करते हैं हम। राहुल जी गए थे हिमाचल? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल गए थे नहीं गए थे? सवाल का सीधा जवाब दीजिए करिए ना। भारत जोड़ो यात्रा में थे, हिमाचल नहीं गए थे ना? हम जीत गए, राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा जारी है। अब बोलिए। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड सुधांशु। आलोक जी, राहुल जी पर कांग्रेस क्यों बच रही है? राहुल जी पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने तीनों पार्टियों के हाथ में एक एक लड्डू दे दिया कि खाओ और जश्न मनाओ। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कांग्रेस की मोहतरमा को कहना चाहूंगा, अरे तीनों पार्टियों के लिए एक एक शब्द, आपके एक एक लाइनर, वन लाइनर बड़े जबरदस्त होते हैं आलोक भाई। नहीं, तीनों लाइन में तो गुजरात में रिकॉर्ड कायम हुआ, आपको एमसीडी में भी एक तरीके का रिकॉर्ड ही कायम हुआ, और बगैर प्ले किए हुए जीत गई हिमाचल में। वो बीजेपी की गलती से हुआ, तो ये तो बगैर प्ले किए जीत जाती है। अब इनका अधिकार आपने विश्लेषण का जी। नहीं, एक मिनट मैडम, आप जो कांग्रेस गुजरात में भी जीती है वो बगैर खेले जीती है। अच्छा। और वही हाल हुआ है आपका हिमाचल में भी। नहीं सुनिए और मैं आपसे क्या बोला? मतलब मीठा गप और कड़वा बात क्या बोला उसके बाद? हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। कौन सी बात? जी और इस मीठे में कितना कड़वा है अभी पता लगेगा 2-4 दिन। और मैडम मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जहां राहुल गांधी नहीं जाते हैं वहां कांग्रेस जीत जाती है। तो ये जो भी ये कई कांग्रेस भी एग्री कर रहे हैं। ये जो यात्रा है इसको भी अनवरत 20 साल तक चलने दीजिए। और मैं तो बोल रही हूँ ये यात्रा राजस्थान से गुजरी है, राजस्थान में हम उपचुनाव जीते हैं। कौशिक साहब, आपका सवाल किससे है और आपकी बात क्या है? सुधांशु जी के वाक्य पटुता के ऐसे ही हम कायल नहीं हैं जी। कितनी आसानी से 3 जगहों पे इनकी सरकार थी, 2 जगहों पे हार गए, लेकिन जीत के जश्न में उसको ढक दिया इन्होंने।
पर कांग्रेस जश्न क्यों नहीं मना रही? जीत का अपनी? हिमाचल का जश्न मनाए? मेरा मूल सवाल यह है कि अभी तक आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस की सीटें खा रही है, वो कांग्रेस की वोट खा रहे हैं। आपको दिल्ली से बेदखल कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। क्या आप आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे मानते हैं? चुनौती आम आदमी पार्टी मानते हैं या आज भी कांग्रेस आपके लिए चुनौती है? ये हम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। अरे यही तो बड़ी मजेदार बात होने जा रही है। अब जो ये केजरीवाल जी का थोड़ा सा उदय हुआ ना, ये चुनौती हमारे लिए नहीं है, या तो राहुल जी के लिए है, या ममता जी के लिए है, या नीतीश कुमार जी के लिए है, या तेलंगाना जी वाले केसीआर जी के लिए है। और अभी क्या होने वाला है, ये मोदी से तो कोई नहीं लड़ पाएगा, सभी आपस में खूब लड़ेंगे। अभी देखिएगा ये साबित करने के लिए कि कौन क्या है, क्योंकि कहने लग रहा है चौथी राष्ट्रीय पार्टी। अब बताइए, 2-3 ठो थी, अब एक और आ गया दावेदार। अब ये बताइए, पहले इन लोगों से पूछ लीजिए कि ये मुकाबला किससे मान रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूं। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको लगता है इन्होंने जो कहा, मैं एक लाइन कह दूं, इनके लोग, आपने बहुत अच्छी बात कही। अरे मैं कह रहा हूं वो खूबसूरती है। अरे वो ऐसी खूबसूरती दिखेगी 24 आने से पहले एक विपक्ष के अंदर। जानते क्या दिखेगा? एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी पहलवान लड़ने के लिए बाहर जरूरत नहीं, अंदर एक दूसरे से लड़ने के लिए काफी रहेंगे। अभी पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए, इनसे पूछिए। अरे भाई एक मिनट, अरे भाई आप बोलिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अच्छा इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि मोदी जी से मुकाबला राहुल का है, इनसे पूछिए केजरीवाल का है। पूछिए, अभी ये बात साफ हो जाएगी। मोदी जी से बाहर ना तो घर में बतेरे। भाई देखिए, मोदी जी से मुकाबला किसका? राहुल आपको मुकाबले में लिख रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल जी दिख रहे हैं जनता मुकाबले में? तय करती है कौन मुकाबले में होगा। इतना घमंड ठीक नहीं है। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, घमंड तो हिटलर का नहीं रहा, तो मोदी जी का, सुशांत जी का क्या रहेगा? तो जनता तय करती है, और जब जनता तय करती है तो सत्ता पलट देती है। जनता ऐसी है, जनता जनार्दन है। पहली बात। दूसरी बात एक और बताऊं, राहुल जी का मुकाबला है केजरीवाल जी? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है, देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमें देश को फ्री का सामान देकर नंबर 1। फ्री का नहीं, आप अपमान मत करिए। आप अपमान मत करिए, आप अपमान। अमीर जी, फ्री का नहीं, जनता को उसका अधिकार देना, जनता को उसके टैक्स के पैसे का रिवर्ट देना, ना कि स्विस बैंक में भर लेना, ना कालाधन इकट्ठा कर लेना। कालाधन आएगा, आ गया क्या देश में? पंजाब में 8 महीने हो गए। सुनिए, 1000 रुपए दे दिए पंजाब में। देंगे, 300 बिजली दे दी हमने पंजाब के अंदर। पंजाब 1000 रुपए दे दिए। आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 15 लाख दे दिया आपने। 15 लाख दिया आपने, 2 करोड़ रोजगार दिया, 100 स्मार्ट सिटी दिया आपने, बुलेट ट्रेन दिया आपने, क्या दिया? ये आईबी का मतलब इंटरनल ब्रॉडकास्ट आप लोगों की पार्टियों में भी है? इंटरनल ब्रॉडकास्ट यूनिट है ऐसा सुधांशु जी? देखिए, ब्रॉडकास्ट बाहर वालों के लिए होता है, ये इंटरनल ब्रॉडकास्ट तो भाई उन्हीं के लिए होता होगा। मतलब जो टोपी लगा के रखते थे, अब टोपी दूसरों को पहना दी, शायद उनके अंदर इंटरनल ब्रॉडकास्ट। आपके यहाँ भी है इंटरनल ब्रॉडकास्ट? देखिए इनके यहाँ तो पता नहीं क्या क्या है। पहले ये सारे टाइम बोलते थे कि कांग्रेस को मत वोट दो, कांग्रेस के जो जीत के आएंगे वो भाजपा खरीद के ले जाएगी। अब सिसोदिया साहब खुद कह रहे हैं आके कि हमारे लोगों को ये खरीद के लेकर जाने वाले मेयर नहीं बनने देंगे। तो जो आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे थे सबसे बड़ा खतरा पर, अब ये तो बता दीजिए सुधांशु जी, कब खरीद रहे, कब मेयर बना रहे? रोज आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे। बताइए तो दिल्ली की जनता का काम कब होगा, कूड़े का पहाड़ कब घटेगा? केजरीवाल जी टीवी चैनलों पे जो लिख के दे के आए थे, कहे से लिखे का महत्व अधिक मतलब होता है। और सुनिए, और लिखे से भी अधिक महत्व किसका होता है? मैं कसम खाता हूं कि कभी भी, कसम खाता हूं कि कांग्रेस की कसम खाता हूं, 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार सबको मिलेंगे, स्मार्ट सिटी मिलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। एक पब्लिक देखिए क्या सवाल है, बोलिए सवाल आप बोलिए, एक लाइन फिर छोड़िए। कसम, ये पता नहीं फैमिली को बीच में ले आते हैं। इन्होंने पहले एक बार ट्वीट किया था कि एलजी साहब आप तो मुझे जितना डांटते उतना तो मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। अब जो घर में डांटा फटकारा दुत्कारा जा रहा है, उसके लिए बाहर क्या बात करने की बात करना। जी राधिका आप दिल्ली से खुद आती हैं। दिल्ली एमसीडी में जो डिबैकल हुआ है, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब थे तो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। उनका अपना वोट नहीं था तो वो क्या रणनीति बना रहा था व्यक्ति, सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी बात, गुजरात के अंदर जो आपका हश्र हुआ है, आप उसको एक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के नाते, यानी एक आप विधायकी का चुनाव लड़ चुकी है, पार्टी के कम्युनिकेशन मीडिया सेल डिपार्टमेंट में आप काम करती है, एक सवाल का जवाब दीजिए,
इतनी बुरी हार को आप पचा कैसे पा रहे हैं जो गुजरात में आपके साथ घटा है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुजरात के कई एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, मैं गुजरात गया था, कोई मान नहीं रहा था कि कांग्रेस 35 से नीचे आ सकती है। श्योर शॉट कांग्रेस की सीटें थी 25 थी वहां गुजरात में जो कांग्रेस आज तक कभी नहीं हारी, कभी हार नहीं सकती थी, लेकिन वो सीटें हार गई है। कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। ना भूतो ना भविष्य में ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस को भी कभी उम्मीद नहीं होगी, वो कभी आगे भी करेगी। क्या आपको लगता नहीं है यू आर टेकिंग इट टू लाइटली? 40 सेकंड मुझे बीच में टोकिएगा नहीं। जी जी जी। सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, हमारा वोट शेयर सिर्फ 4.2% रह गया था, जो आज बढ़ के 12% पे आ गया है धीरे धीरे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो झूठ की स्पीड है वो तेज है और सच्चाई की स्पीड थोड़ी धीरे है, पर स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। दिल्ली में यह हुआ। आपने अनिल चौधरी जी की बात करी, मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरा वोट नहीं था। आप ऑनलाइन जब मैंने अपना वोट चेक किया, इलेक्टोरल लिस्ट में चेक किया, मेरा वोट था। जब मैं खुद वोट देने गई तो वहां पे मेरी फोटो पे डिलीटेड लिखा हुआ था। तो ये क्या हुआ है दिल्ली में, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा है। आपको याद है हमने एक रिकॉर्ड बनाया था माधव, हाँ जी 149 का रिकॉर्ड खाप के जरिए 149 सीट सोसाइटी को जात में बांटकर जो रिकॉर्ड बनाया था खाप वाला। इन्होंने क्या नफरत की खेती करी है वो भी बताइए ना। हमारी जाति पे आ जाएंगे, धर्म पे आ जाएंगे, इनकी नफरत की खेती के तो बीज बताइए कहाँ कहाँ बोए। दूसरी बात, क्या हंगामा नहीं हुआ? मोदी जी ने तो ऑलरेडी नफरत का डर फैलाना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं कि ये तो अब मेरे पे अटैक करेंगे, तुम्हारे पे भी अटैक करेंगे। जनता को डराने का काम कर रहे हैं। अब डर और नफरत की राजनीति तो कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि अब ये लोग इधर जीत गए। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहे थे शायद। दूसरी बात, गुजरात पे आते हैं। गुजरात पे बात करें, कितनी आपने बताया ना 149, इनकी कितनी सीटें आई हैं? 156। कितनी ज्यादा है? 7 ना? तो क्या प्रचंड ऐसा रिकॉर्ड हो गया? प्रचंड 7 सीटों में। ओहो मोदी 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 मोदी। अरे 27 साल बाद सीटें आई है इतनी। ऐसा तो है नहीं कि कि कभी किसी को उस पास वोट नहीं मिली। वो गुजरात का चुनाव माधव सिंह सोलंकी जी ने KHAM 4 जातियों और इंदिरा जी की हत्या की बात की सहानुभूति का चुनाव था। पूरा सुन ले। इंदिरा जी की हत्या के बाद का हुआ चुनाव था। को टिकट देते हैं, दंगई आके उसके लिए वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान ये करते हैं, और बार बार वही जो आपने लाइन बोली थी, जरा फिर सुना दीजिए एक बार। गप गप क्या सुनाया था? खैर सुनिए, जो डर की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अभी आप खुद ही बोल रहे थे कि रामपुर में हम जीते हैं, जहां पर देखिए एक बड़ा बढ़िया वाक्य था जो आजकल मीडिया में आप लोग भी याद करिएगा, जहां 55% मुसलमान हैं मगर पहली बार बहुसंख्यक समाज का जीता है। यानी 45% वाला बहुसंख्यक होता है, ये बहुत बढ़िया एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है, पहले समझना चाहिए। और जहां पर 55% मुसलमान है वहां पे हम जीते, इसका मतलब हमें समर्थन मिल रहा है। सुनिए, ये पॉइंट देखिए, रामपुर में एक इतिहास और बना है। 55 मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को एन ब्लॉक वोटिंग करी है और रामपुर में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सही कहा आपने जनाब, आपने बिल्कुल सही बात बोली और आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि गुजरात के अंदर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, आज हम विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। तो सियासी लड़ाई चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जहां पर भी आता है वहां जाति, धर्म, हर चीज का ब्रैकेट टूट जाता है। आपने 2014 में देखा, आपने 2019 में देखा, 303 सीटें बिना मुस्लिम वोट्स के तो नहीं आई होंगी। 156 सीटों में जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर वोट्स मिले हैं, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन जिस पॉलिसी पर वो हमेशा चलते आए हैं, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का बाय एंड लार्ज जो प्रोमिसेस 1951-52 में किए गए थे जनसंघ द्वारा, आज तक उन्हीं पर चलते आ रहे हैं। सबके पीछे एक ही मूल मंत्र है जो मोदी जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास। लोगों को जितने भी रिलीफ मेजर्स हैं, 37 जो रिलीफ मेजर्स हैं प्रधानमंत्री के, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिला है जो मुसलमानों में। सैयद साहब, ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके क्या मायने हैं? खासतौर पे मुस्लिम एरियाज के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, अब तो ये कहना आपको भी छोड़ना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देखती है, अब तो सब चुन के भेज रहे हैं इनको। देखिए, मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी से कई बार हूं और ये ऐसे भाजपा में सिर्फ इकलौते मुझे लगता है ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों में बखूबी सुने जाते हैं और पसंद करे जाते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात
दूसरी बात, सम्मानीय वोट तो मोदी जी को मिल रहा है। नहीं, सुन लीजिए, वोट मिल रहा है, नो डाउट मिल रहा है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप कहीं पर भी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं देते। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जब ना विधानसभा में पहुंचेगा ना लोकसभा में पहुंचेगा, और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन अगर सदन में नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर आप। ये सवाल ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सुनिए इनकी रिप्रेजेंटेशन, सुनिए अभी सुधांशु जवाब देंगे, सुधांशु जवाब सवाल किया है। जब यूपी का चुनाव आया था 80-20, तो उन्होंने कहा 80-20 का मतलब तो हम समझ रहे हैं, ठीक। और गुजरात में 10% मुसलमान है, पूछिए 20-20 टिकट दिए थे, पूछो। आपने यूपी में कितने दिए? पूछिए यूपी में दिए थे 0। नहीं, सुनिए 80 टिकट दिए थे दोनों में से किसी ने। आपने तो 0 दी। यही होता है। अच्छा, कितने टिकट दिए थे बताइए, कितने दिए थे? 4, 5, कितने दिए थे? पार्टी जाति में राजनीति नहीं करती है, तो फिर उनको क्रिटिसाइज करिए, ऐसा सवाल नहीं पूछिए, एक बात कहिए, ये सवाल गलत है। आखिरी में मैं कहूंगा, मुसलमानों की स्थिति जानते क्या है इस देश में? किसी ने उनको समझाया मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो दूसरे ने कहा फलां को तुमसे बड़ी अदावत है, मेरे साथ रहना। और उस अदावत मोहब्बत के जाल में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। गुजरात में कनेक्ट करें जनता से, वैसे दिल्ली में नहीं कर पा रहे। दिल्ली में कर नहीं पा रहे कनेक्ट, जैसा गुजरात में कनेक्ट। मैंने बात की कि हम इसका विश्लेषण भी करेंगे, और कनेक्ट पूरी तरीके से हट जाता है उसका तब मिलता है जब आप वोट में भी डिसाइसिव लॉस करें। जी सवाल मेरा सवाल सर ये है कि आप लोग बहुत अच्छी आइडियोलॉजी और सिद्धांतों पे चलते हैं, पर ये जो आम आदमी पार्टी है छोटे छोटे लूपहोल्स कहीं से निकाल लेते हैं और कुछ लुभावनी चीजें ये करके घुसाते हैं, तो क्या इस चीज के लिए आप कुछ अपना प्लान कर रहे हैं आगे के लिए? ये सवाल मैंने इसका पूछा भी था, इसका जो आपने जवाब भी दिया था, मुझे लगता है इसका जवाब वो पहले दे चुके हैं एक बारी। जो मैंने सवाल पूछा था कि फिर भी संक्षेप में अगर आप बोलना चाहें, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। कि अब देश की, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, और कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन भी आती, पर कोई चाहे सीरियसली तो 90% सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसलिए अब एक और बात होती है ना, पहले जमाना दूसरा था, किसी ने कुछ बोल दिया, अब इनके बोले हुए हैं या हमारे बोले हुए हैं, इनके सत्ता आई ना, ये पहले जो बातें कहते थे सब बदलती चली गई। वैगन आर की जगह गाड़ियों का लश्कर जर्रार आ गया, अब फ्लैट की जगह मकान आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई, सब कुछ आ गई। जिसे कहावत कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बलखा ही जाती है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, कांग्रेस हिमाचल को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही? आपसे मेरा सवाल है शिवम, 10 सेकंड। इन फाइटिंग बहुत ज्यादा है, और ये बिल्कुल क्लैरिटी वाली बात है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इनके फेस में जाकर पड़ी है। जीत से खुश नहीं है? जीत से खुश है, लेकिन बनाएंगे किसको? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या चंडीगढ़ में क्या हाल हुआ, अभी दिल्ली में क्या कहा जा रहा है मेयर को लेके? आई डाउट के हिमाचल में भी कुछ ना कुछ खेला हो ना जाए। जी क्या आप अमीश भाई आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूंगा कि ये सोच रहे हैं हिमाचल में कि हम जीते क्यों, हारे ही अच्छे थे। ठीक है, हारे ही अच्छे थे। जी मैं कांग्रेस के ऊपर आपका टेक? न पास की खुशी न फेल का गम, कमाएंगे मोदी जी गवाएंगे हम। देश की जनता आखिर कब तक तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे जीती रहेगी और वोट करती रहेगी? क्यों नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बातें करती? कुलदीप, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और यह भी सिखाया है कि जनता के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर बाद में क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाए? अमीश जी, सिखाया तो भारतीय जनता पार्टी को है। झूठ का प्रोपगंडा दिल्ली की गलियों में चलाया, शराब के ठेके का झूठ दिल्ली में फैलाया, और दिल्ली के लोगों ने ऐसी झाड़ू चलाई कि इनकी सीटें कितनी हैं इनको पता है, जमानत इनकी जब्त हो गई। राधिका, बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है, ये तीनों चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस को कुछ सिखाया है, या फिर आप भी आम आदमी पार्टी की तरह कहते हैं कि उनको कुछ नहीं सिखाया है, बीजेपी को सिखाया है? आपको भी लगता है कि आपको नहीं सिखाया है कुछ? देखिए, हर चुनाव, हर राजनीतिक पार्टी को, हर नेता को कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है, कोई अच्छी सीख, कोई बुरी सीख, और हर जगह अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कहीं हारते हैं कहीं जीतते हैं, क्योंकि सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादे जनता के आगे रखती है, कोई नकारे जाते हैं, कोई स्वीकारे जाते हैं। जिस तरीके से ये 3 से 1 पे आए, हम 0 से 1 पे आए, उनको भी मौका मिला है। मेरा ये मानना है, जब आपको जनता मौका दे रही है, हमें उनके वादों पे हिमाचल में दे रही है, और आप देखिए क्या हो रहा है उधर। एक बहुत बड़ा इतिहास आपने रचा है गुजरात के अंदर, लेकिन हिमाचल में हार भी हुई है, एमसीडी में भी सत्ता गवाई। हम देखिए, पहला तो फैक्ट ये बताऊं, आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में 6-6% वोट पाकर आ गई है, और इसने यह भी रिकॉर्ड बनाया है कि 4 राज्य ऐसे हैं जहां इन्होंने लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त करवाई थी, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा। परंतु हम अपनी हार से सीखते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है,
कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। और अब वक्त है हमारे सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। वैसे तो विश्लेषण हम कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाते हैं, यानी बिगनिंग में दिखाते हैं, लेकिन आज विश्लेषण मैं आपको कार्यक्रम में के अंत में दिखा रहा हूं और इसके मायने हैं मैं आपको दिखा रहा हूं चुनावी आंकड़ों का संपूर्ण विश्लेषण और दिलचस्प विश्लेषण। गुजरात में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पस्त, जमानत जब्त। आम आदमी पार्टी 128 उम्मीदवारों को लड़ाती है, लड़ाए तो उसने और ज्यादा, और 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है गुजरात के अंदर 128, और कांग्रेस के 44 कैंडिडेट्स की यानी 44 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है। हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी के 67 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होती है, यानी उम्मीदवार पस्त है और जमानत जब्त है। अब एक और दिलचस्प आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण अगर हम करें तो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मैं देखता हूं दरियापुर 46% मुस्लिम आबादी है। 2017 में यह सीट कांग्रेस के पास थी, 2022 में बीजेपी के पास आ गई। वागरा 44% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी के पास 2017 में भी थी, 2022 में भी आ गई। भरूच 38% मुस्लिम आबादी है। अहमद पटेल इसी इलाके से आते थे, बीजेपी के पास 2017 में भी थी और 2022 में भी है। अब भुज 35% मुस्लिम आबादी, 2017 में यह सीट बीजेपी के पास थी, अभी भी बीजेपी के पास है। जम्बूसुर 31% मुस्लिम आबादी है, यह सीट पहले कांग्रेस के पास थी 2017 में, बीजेपी के पास 2022 में आ गई है। बापूनगर 28% मुस्लिम आबादी है, कांग्रेस के पास ये सीट थी, बीजेपी के पास आ गई है। यानी तो मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं वो लगभग कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। यह एक दिलचस्प आंकड़ा है। आइए अब एक और आंकड़ा आपको मैं दिखाता हूं। गुजरात में कांग्रेस की हार वाला रिकॉर्ड, 17 सीटें जीती, और या फिर कहें तो 17 सीटें नसीब हुई, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वोट शेयर 28% से कम, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 77.3% का वोट शेयर अपने आप में रिकॉर्ड है। चुनावी इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी का। इससे पहले 1990 में सबसे कम 33 सीटें आई थी। यह नंबर अपने आप में बहुत जोरदार है। 33 सीट आई थी इससे पहले, लेकिन अब उससे भी आंकड़ा नीचे 17 सीटें आई हैं। इसलिए यह हार बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। आइए एक और आंकड़ा देखते हैं। आपकी जो दाल नहीं गली है, गुजरात में 5 सीटों पर सिर्फ जीत मिली है, 128 पर जमानत जब्त हुई है। यह अरविंद केजरीवाल जो लिख के दे रहे थे, आईबी की रिपोर्ट बता रहे थे, इनके अपने सीएम उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष दोनों चुनाव हार गए हैं। इसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया। हिमाचल की सभी सीटों पर लगभग 68 सीटें थी, 67 सीट पर जमानत जब्त हो गई है। बड़ा झटका है। हिमाचल में वोट प्रतिशत मात्र 1% मिला है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। हिमाचल के अंदर और गुजरात के अंदर जिस तरह के क्लेम थे, गुजरात में तो आईबी की रिपोर्ट को कोट किया जा रहा था। तो ये आंकड़े संपूर्ण विश्लेषण है इस चुनाव का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।